करवाया था. So whenever you want to use NLTK, so this is a natural language toolkit library in the Python. So obviously before that you have to install it. अगर आपके पास नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो आप पिप इंस्टॉल करके कर सकते हो, बट अगर आपके पास एनाकोंडा इन्वायरमेंट है then you can use the conda install NLTK to install this library. तो लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, मैट प्लॉट लिप इन लाइन. लास्ट टाइम में मैंने बताया था. कौन बताएगा? किसी को आइडिया है? विकेश, सुधीर, चैट में लिख सकते हो. कुछ आइडिया है? आपने किया पाइथन में काम किया है? निखिल ने नहीं किया काम. सो हाँ, बाकी लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है. ठीक है. सो आप जितना रिस्पॉन्स दोगे उतना बेटर होगा. सो निखिल सेज कि he know about the matplotlib but doesn't know about the why this line is there. सो अगर ये लाइन हम नहीं लिखते जुपिटर में, तो जब भी मैटप्लॉटलिब यूज करेंगे तो नीचे उसका ग्राफ ब्राउजर में दिखेगा नहीं. तो इस लाइन से लिखने से क्या होगा, साथ साथ दिख जाता है ब्राउजर में, अदरवाइज ब्राउजर में नहीं दिखेगा. अगर आप पाइथन वैसे यूज कर रहे हो किसी IDE में, तो इन दैट केस यू डोंट नीड दिस लाइन. ठीक है, ये जुपिटर के लिए चाहिए होती है. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज NLTK. जब भी आपने यूज करनी है NLTK बिकॉज इट इज वेरी बिग लाइब्रेरी, सो यू नीड टू डाउनलोड द कॉरस्पॉन्डिंग थिंग्स. उसके अंदर के फंक्शन सारे इमीडिएटली डाउनलोड नहीं होते. So to know that which of these functions are there, so NLTK download अगर आप कमांड चलाओगे, what would happen is एक नई विंडो खुल जाएगी. तो लास्ट टाइम भी मैंने ये करके दिखाया था कि नई विंडो में then you can pick up a particular package जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो. बिकॉज NLTK के अंदर कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मोर देन 20 लैंग्वेजेस की सपोर्ट है. तो हमें उसकी डिक्शनरी, उसके कॉर्पस, उसके कलेक्शंस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट वो डाउनलोड करना होता है बिफोर स्टार्ट यूजिंग इट. तो दैट्स व्हाई NLTK डाउनलोड से आपको एक विंडो खुल जाएगी और उसमें से आप पिक करके इंस्टॉल कर सकते हो. NLTK अगर आपको पता है कि कौन सा करना है तो आप सीधी कमांड भी लिख सकते हो, जैसे punct इज अ सेट ऑफ पैकेज विच इज यूज्ड फॉर टोकनाइजेशन. ठीक है, टोकनाइजेशन अगर हमने करनी है, सपोज सेंटेंस की करनी है या वर्ड में करनी है, then punct is a particular algorithm जिसको अगर हम डाउनलोड करेंगे तो वो हम टोकनाइजेशन कर सकते हैं. इसी तरह से NLTK का अपना कॉर्पस भी है, तो हम उसमें से कोई भी डाटाबेस भी डाउनलोड कर सकते हैं. लाइक दिस NLTK कॉर्पस में काफी डाटाबेसेस हैं, दिस ब्राउन इज वन ऑफ देम. तो इसके अंदर पहले से ऐसे कई टेक्स्ट पड़े हुए हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस विद देम. सो लास्ट टाइम हमने टोकनाइजेशन में किया था कि टोकनाइजेशन अब जब करनी है, क्योंकि punct हमने डाउनलोड कर लिया है. punct के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक सेंट टोकनाइज जो सेंटेंस को टोकनाइज करता है, और एक वर्ड टोकनाइज जो वर्ड को टोकनाइज करता है. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से हमने एक स्ट्रिंग ली है और इस स्ट्रिंग को अगर मैं सेंटेंस टोकनाइज को पास ऑन करता हूं, so what it would do is it segment the string into the sentences. तो जैसे मैंने पास ऑन किया ये टेक्स्ट, सो क्या हुआ, मुझे पहली स्ट्रिंग मिल गई या कोमा तक. सो दिस कोमा तक ये लिस्ट मिल रही है. तो लिस्ट का पहला एलिमेंट पहला सेंटेंस, लिस्ट का दूसरा एलिमेंट दूसरा सेंटेंस, लिस्ट का तीसरा एलिमेंट तीसरा सेंटेंस. सो एवरीथिंग आई एम गेटिंग इज इन द सेंटेंस मेरे अलग अलग मिल गए, और आई कैन डिवाइड ए टेक्स्ट इनटू द सेंटेंसेस. सिमिलरली अगर मैं ये टेक्स्ट वर्ड टोकनाइज को देता तो वो मुझे वर्ड में, या जिनको हम टोकन्स कहते हैं, टोकन में डिवाइड कर देता. सो हमने क्लास में देखा था कि क्या कम्प्लेक्सिटी आ सकती है, एंड इसकी आउटपुट में देख के आपको लगेगा कि इट इज नॉट परफेक्ट. जैसे आपको लगेगा कि भी वर्ड में डिवाइड तो हो रहा है कि हेलो एक अलग वर्ड बन गया, मिस्टर अलग वर्ड बन गया, स्मिथ, बट यहाँ पे आके आपको लगेगा कि स्टूडेंट इकट्ठा होना चाहिए था.
और कुछ इसने अच्छे काम भी किए हैं, पिंकिश ब्लू को अलग अलग नहीं किया, पिंकिश ब्लू को एक ही वर्ड लिया है। बट आप इसमें टेक्स्ट में और चीजें भी डाल सकते हो, जैसे न्यूयॉर्क को क्या वो न्यूयॉर्क लेता है कि न्यू को लग लेता है और यॉर्क को लग लेता है, जैसे न्यू दिल्ली। तो यू कैन चेक द एफिकेसी ऑफ दिस वर्ड टोकनाइजर। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट। ऐसे वर्ड टोकनाइजर आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि इट इज वेरी इजी, बिकॉज आपको जहां स्पेस है, जहां डॉट के पास स्पेस है, यू हैव टू डिवाइड इट पंक्चुएशन मार्क देख के करने हैं। बट एज आई टोल्ड यू कि इट इज नॉट ऑलवेज इजी, आपको ऐसे सेंटेंस भी ट्रीट करने हैं। और ऐसा सेंटेंस कि न्यू दिल्ली लिखा है तो न्यू दिल्ली को एक ही वर्ड लेना है, तो वो सब भी टोकनाइजेशन का पार्ट आएगा। सो फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसे दिस वाज आल्सो कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर कि प्रोबेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालनी है, सो एनएलटी के अंदर प्रोबेबिलिटी करके पूरा मॉड्यूल है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक फंक्शन है। सो अगर मैं इसको एक टोकनाइज वर्ड देता हूं तो उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेगा कि कौन कितनी बार आ रहा है। और इसके अपने भी सब फंक्शन है, जैसे मोस्ट कॉमन, बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और मोस्ट कॉमन उसका फंक्शन है कि बता देगा कि कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा है। जैसे इज की 2 से ज्यादा है, 3 आ गया, और ये कॉमा एक दो बार उसने टोकन रिकॉग्नाइज किया है तो वो 2 से ज्यादा है। और अगर मैं प्लॉट करता हूं उसी को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर प्लॉट फंक्शन भी है, अगर मैं प्लॉट करता हूं एंड उस प्लॉट में क्या होगा, इज कितनी बार आ रहा है, उसका 3 बार आ रहा है, वो आ रहा है, जो 2 बार आ रहे हैं द वो आ रहे हैं, डॉट कोमा ये आ रहे हैं, एंड हेलो बाकी वर्ड एक बार आ रहे हैं। सो इस टाइप का हिस्टोग्राम दिख जाएगा। सो ये तो हमने लास्ट टाइम किए थे। अब कल के लेक्चर में हमने स्टॉप वर्ड के ऊपर फोकस किया था। अब एनएलटी के में स्टॉप वर्ड फाइंड आउट करने के लिए पहले से ही मॉड्यूल बना हुआ है, पहले से एक लिस्ट बनी हुई है, यू कैन डाउनलोड इट। एनएलटी के डाउनलोड स्टॉप वर्ड्स, वंस यू हैव डाउनलोड द पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एनएलटी के कॉर्पस में स्टॉप वर्ड्स आप उसकी जो लिस्ट है वो निकाल सकते हो, और इसको आप स्टॉप वर्ड्स को आप जो लिस्ट है वो एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जहां यहाँ लिस्ट भी लिख सकते थे, लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये पहले से बने हुए हैं। सो दिस इज ऑलरेडी देयर, दीज आर द स्टॉप वर्ड्स। यू कैन ऐड और रिमूव इन दिस, क्योंकि आपके पास एक लिस्ट आ गई है, तो लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, ऐड करना है, वो कर सकते हो। सेट लिखने से क्या होगा कि सारे यूनिक ही आएंगे, कल को आपने गलती से कुछ दोबारा से ऐड कर दिया तो वो ऐड नहीं करने देगा, इफ इट इज ऑलरेडी देयर। बट अगर मैं लिस्ट लेके चलता हूं तो अगर कोई पहले से भी है वो दोबारा से ऐड हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको कई चीजें लगेंगे कि इट कैन बी इम्प्रूव्ड, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट वन। यू विल फील कि स्टॉप वर्ड्स का ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट, कैन बी इम्प्रूव्ड। बट अब इसको यूज कैसे करना है? अब सपोज करो मुझे वही वाला जो ऊपर जो मैंने टेक्स्ट लिया था उसमें से स्टॉप वर्ड रिमूव करने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो टोकन बनाए थे मैं एक एक वर्ड उसमें से उठाऊंगा। अगर वो स्टॉप वर्ड का पार्ट नहीं है, यानी कि ऊपर वाली लिस्ट का पार्ट नहीं है, तब मैं उसको फिल्टर टेक्स्ट में डाल दूंगा, तो अदरवाइज नहीं डालूंगा। तो अगर तो स्टॉप वर्ड का पार्ट है तो नहीं डालूंगा, अगर नहीं है तब मैं डाल दूंगा। तो एक्चुअल टोकनाइज सेंटेंस जो ऊपर हमने निकाले थे ये हैं। फिल्टर होके क्या हो जाएगा, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रिमूव्ड, जो स्टॉप वर्ड में थे, जैसे आप देख सकते हो कि हाउ आर दीज थिंग्स आर रिमूव्ड। तो स्टॉप वर्ड जो भी इस लिस्ट में होंगे वो अब फाइनल में से रिमूव हो गए। सो हमने क्लास में लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टॉप वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज डिजायरेबल टू रिमूव, बट किसी किसी एप्लीकेशन में हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सो देन यू कैन इजीली यूज डायरेक्टली टू रिमूव द स्टॉप वर्ड्स। सो बड़े सिंपल कोड से आप कर सकते हो। फिर हमने कल की क्लास में स्टैमर देखा था। तो सम ऑफ यू हु हैव अटेंडेड कल की क्लास जो अटेंड की है, सो आपने देखा था पोर्टर स्टैमर। सो हमने देखा था 5-6 रूल्स ही हैं। देन वी डिस्कस पोर्टर स्टैमिंग में कि ये रूल्स, दीज आर नॉट परफेक्ट रूल्स,
एंड आई गेव यू एग्जांपल जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी, तो जिन्होंने नहीं लगाई, सो आई गेव एग्जांपल कि ये रूल परफेक्ट नहीं है, इसके आउटकम एक्चुअल इंग्लिश वर्ड जो डिक्शनरी में होता है वैसे नहीं आएगी। सो स्टेमिंग इज जस्ट ए सिंपल रूल्स। सो वो रूल कैसे होते हैं, जैसे अगर किसी वर्ड के पीछे एस एस ई एस लगा है तो उसको ई एस में कर दो, अगर किसी वर्ड के पीछे एम ई एन टी लगा है तो उसको रिमूव कर दो, किसी वर्ड के पीछे टी आई ओ एन लगा है तो उसको रिमूव कर दो। इस टाइप के रूल्स हैं, और ये रूल्स सबसे पहले पोर्टर ने दिए थे। दैट्स व्हाई दिस पोर्टर स्टेमर इज पॉपुलर। कल के लेक्चर में देखा था देयर आर अदर स्टेमर्स अवेलेबल, जिनमें सिर्फ 5-6 रूल नहीं 250 रूल तक भी हैं, बट वो भी एनएलटीके में है, अवेलेबल है। बट दोज आर नॉट डिजायरेबल बिकॉज जितने रूल्स होंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, उतना ही टाइम कंज्यूमिंग स्टेप हो जाएगा। अब इसमें भी मैंने क्या किया है, डब्ल्यू इन द फिल्टर टैग, जो ऊपर फिल्टर टेक्स्ट किया था हमने, ये जो फिल्टर टैग जिसमें स्टॉप वर्ड नहीं है, तो मैंने एक एक करके वर्ड उठाया। स्टेम वर्ड्स जो मेरा एक लिस्ट है, इसमें मैंने वो डाला है जो मेरा पोर्टर स्टेमर स्टेम करके मुझे रिटर्न कर रहा है। सो मैंने एक पोर्टर स्टेमर नाम का ऑब्जेक्ट लिया और उसमें ये वर्ड डाला है, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, उसका स्टेम वर्ड रूट वर्ड रिटर्न करेगा, और वो मैंने अपेंड कर दिया। सो वी कैन सी ये हमारी इनपुट थी, और फाइनल अब इसने स्टेम वर्ड निकाल दिए। सो एक तो लोअर केस में तो उसने कर ही दिया है सभी को, एंड कुछ वर्ड्स जहां पे आपको लगेगा, जैसे सिटी का सिटी कर दिया है, आसम में ई निकल गया है, सो पिंकिश ब्लू जहां पे ई आता लास्ट में वो सब तो निकल ही गया। सो क्योंकि ये जिस टाइप के सेंटेंस था वैसा ही आएगा। ये नोटबुक मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा, यू कैन चेंज द दीज टेक्स्ट एंड सी द आउटकम। तो हमने देखा था कि काफी चीजें जो डिक्शनरी का पार्ट भी नहीं है उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, समथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ डिक्शनरी, विच इज नॉट पार्ट ऑफ इंग्लिश, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टेमिंग, अगर आपके पास सेंटेंस वेंट है, गोन है, स्टेमिंग वोंट गिव यू गो। स्टेमिंग से आपको वो चीज वापस नहीं मिलेगी, एक्चुअल रूट वर्ड नहीं मिलेगा जो विच इज एक्चुअली इन द डिक्शनरी। सो बट स्टेमिंग इज ऑलवेज फास्ट। सो काफी टाइम पे हम स्टेमिंग से ही काम चलाते हैं। बट अनदर थिंग लेमेटाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन आपको वही वर्ड देगी जो डिक्शनरी का पार्ट है। सो एक्चुअली हमें लेमेटाइजेशन पे रहना चाहिए। सो लेमेटाइजेशन यूज करने के लिए ऑब्वियसली आपको डिक्शनरी चाहिए। एनएलटीके में कई डिक्शनरी आती हैं, वर्डनेट की एक इंग्लिश की डिक्शनरी आती है। अगर आपको पंजाबी में काम करना है तो पंजाबी की आपको खुद करनी पड़ेगी, बट ऐसे पंजाबी को छोड़ के बाकी 11 लैंग्वेजेस की डिक्शनरी उसमें अवेलेबल है। सो जिस भी लैंग्वेज में काम करना है उनकी डिक्शनरी है। पंजाबी की डिक्शनरी यहाँ पे यूआईटी में बनी हुई है, वो आप यूज कर सकते हो एनएलटीके में। सो अब हम वही काम कर रहे हैं। पीछे मैंने स्टेमर लिया था ऑब्जेक्ट, अब मैंने वर्डनेट का लेमेटाइजर ले लिया ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करके। पीछे मैंने स्टेमर को वर्ड दिया था, अब मैंने लेमेटाइजर को दिया है। लेमेटाइजर को बताना भी पड़ता है कि वो वर्ब लेनी है कि नाउन उसका फॉर्म लेनी है, क्योंकि हर वर्ड का वर्ब एंड नाउन डिफरेंट फॉर्मेट हो जाता है। सो फ्लाइंग का क्या होगा, लेमेटाइज वर्ड तो फ्लाई आ रहा है विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ डिक्शनरी। स्टेम्ड वर्ड क्या आ रहा है, स्टेम वर्ड जो रूल है, इंग्लिश के रूल्स जो पोर्टर ने लिखे थे, तो उसने जो रूल लिखे थे वो तो बड़े अब्रप्ट से थे कि अगर पीछे आईएनजी आ रहा है तो एनजी हटा दो। तो वी कैन सी दैट कि स्टेमिंग के बाद हमें एक्चुअल वो वर्ड नहीं मिल रहा जो डिक्शनरी का पार्ट है, बट लेमेटाइजेशन के बाद मिल रहा है। तो so lematization gives you better output, but still we do not use the lematization. So anyone can tell me why we do not use the lematization? सर बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। Yes, yes. So that is correct, श्रुतिका. So क्योंकि लेमेटाइजेशन, अगर हम सपोज मेरे पास 1 मिलियन वेबसाइट्स को मुझे क्रॉल करना है, 1 मिलियन वेबसाइट्स को मैं लेके आया, और अभी मैं अगर लेमेटाइजेशन लगाऊंगा तो मुझे बड़ा बहुत टाइम लग जाएगा।
एंड दिस इज एक्चुअली एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं अभी, कंसल्टेंसी वर्क है। उसमें मेरे साथ अभी तो बीई के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें काफ़ी वेबसाइट्स पे काम करना था। तो एक एक वेबसाइट पे 4-4 मिनट लग रहे थे हमारे प्रोग्राम को। इवन वी आर नॉट यूजिंग लेमेटाइजेशन बट सिंपल स्टेमिंग। तो अगर मैं लेमेटाइजेशन यूज करूं तो एक एक वेबसाइट पे इट वुड टेक मोर देन 10 मिनट्स टू एक्सट्रैक्ट ऑल द वर्ड्स। सो इट इज नॉट पॉसिबल इन सर्टेन केसेस टू यूज लेमेटाइजेशन। सो बड़े लिमिटेड एप्लीकेशन में यूज होती है, बट विथ ग्रोइंग एप्लीकेशन इन एनएलपी लेमेटाइजेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही, बिकॉज स्टेमिंग हम यूज करते थे व्हेन वी डू हैव इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या गूगल सर्च इंजन टाइप था। क्योंकि गूगल क्या करता है कि आपके क्वेरी को भी चेंज कर देता है। सपोज आप अगर उसने फ्लाइंग को टेक्स्ट में से FLI लिखा है, तो व्हेन यू राइट क्वेरी फ्लाइंग उसको भी FLI कर देगा। तो उस केस में क्या है कि आपकी जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसमें भी फ्लाइंग का FLI हो गया, और जब आप क्वेरी करोगे तब भी फ्लाइंग का FLI हो गया, तो दोनों मैच कर गए। तो ज्यादातर गूगल सर्च इंजन में तो ये स्टेमिंग काम कर जाती है, बट जहां पे ऐसी एप्लीकेशन है कि आपको टेक्स्ट जनरेशन करनी है, जहां पे टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है, वहां पे स्टेमिंग इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती। ये क्लियर है? सो निखिल हैज रिटन की एक्यूरेसी ऑब्वियसली बिकॉज वी आर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और टाइम कम है, सो दैट्स व्हाई स्टेमिंग पॉपुलर हुई है। और उसमें भी पोर्टर क्यों पॉपुलर हुआ है? कल की क्लास में मैंने बताया था कि इवन देयर इज ए स्टेमर विद 250 रूल्स जो इससे बेटर आउटपुट देता है, बट स्टिल पीपल डू नॉट यूज दैट स्टेमर बट यूज द पोर्टर स्टेमर, बिकॉज उनको कुछ एक रूट वर्ड चाहिए बट नॉट करेक्ट, बिकॉज वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, स्पेशली इन द वेब सर्चिंग। उसमें ये स्टेमिंग पॉपुलर हुई है, और लास्ट 20 इयर्स में वेब सर्चिंग ने डोमिनेट किया है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को, बिकॉज हमारे पास जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का दैट इज ऑन द वेब, और उसमें स्टेमिंग को पॉपुलर किया। बट अभी आप देख रहे होंगे एनएलपी में, इवन इफ यू आर वर्किंग, की अब नई एप्लीकेशंस आ गई हैं, और उन एप्लीकेशन में स्टेमिंग का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी बट स्टिल जो एप्लीकेशन के डोमेन्स हैं उनमें से कुछ भी हमें निकालना है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि कंसल्टेंसी वर्क में हमें 1 मिलियन वेबसाइट में से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी थी। अब कीपिंग इन माइंड कि यूआईटी में हमारे पास सर्वर कैसे हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ लेमेटाइजेशन। तो हमें थोड़ी एक्यूरेसी के साथ निकलना ही पड़ेगा, एंड हमें उसके बेस पे ही स्टेमिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते कि पूरा लेमेटाइज वर्ड को हम लेके आ पाए। सो इसलिए स्टेमिंग पॉपुलर रहती है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है एंड यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में कई बार हमें नॉर्मल क्या होता है कि हमें इंडेक्सिंग करनी है, हमें वर्ड मैचिंग करनी है, वी डू नॉट गो विद द मीनिंग ऑफ वर्ड, तब स्टेमिंग काम कर जाती है। बट अगर आपने मीनिंग देखना है और उसके ऊपर काम करना है, देन ऑब्वियसली स्टेमिंग वोंट वर्क परफेक्टली। ठीक है, ये क्लियर है सबको? निखिल, सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये इस जुपिटर की नोटबुक एक मैंने पहले भी शेयर की थी, उसमें स्टॉप वर्ड्स और लेमेटाइजेशन नहीं थी। ठीक है, तो मैं उसी को अपडेट करूंगा। और अभी इसमें मैंने ऐड ऑन क्या करना है जब नेक्स्ट कराऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कैसे करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग का मतलब होता है कि ये बताना है कि ये फ्लाइंग एक वर्ब है कि नाउन है। ठीक है, और इंग्लिश में आपने देखा होगा हर वर्ड का यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्ब है कि नाउन है। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब, इट कैन बी एज अ नाउन। वो सेंटेंस को बिना देखे पता नहीं चलेगा। एनएलटीके में वो भी फैसिलिटी है, तो वो भी ऐड ऑन करके देन दिस फर्स्ट नोटबुक जो वहां पे शेयर करूंगा वो आप फिर यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं थ्योरी में आपको ये मैंने
कल करवाया था स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. सो यू कैन जस्ट प्ले विद दिस नोटबुक्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाती है. ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, वो आता ही आता है एग्जाम में कि स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में फर्क क्या है और कौन सी यूज होनी चाहिए. ठीक है, एनी डाउट इन दिस?